एक बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन प्राउड एंड प्राइड। वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को ना महीने का 300 रुपये से कमा करके 2 करोड़ रुपए देने तक के सफ़र में मेरे को साथ दिया। आई ग्रू अप 6 साल की उम्र में मुझे पता लगा कि आई हैड ब्रेन ट्यूमर। सो आप समझो कि मैं उस टाइम पे बेहोश था एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पापा ने मेरे को अपने कंधे पे लटका करके एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना उस डॉक्टर ने पापा को ये कहा कि ही इज़ अ डेड बॉडी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मैंने 14 साल तक दवाइयों पर रहा हूँ। लॉकडाउन के लगते ही सबसे पहली चीज़ मेरी जॉब चली गई। सबको पता होगा स्कूल टाइम में मैं भाई KTM खरीद ली तो तुम कॉलेज के स्टड बॉय बन जाओगे। आज लोगों को दिख रहा है कि भाई इस लड़के ने लैम्बोर्गिनी ले लिया, बट जो शादी वाले रिश्ते थे ना वो एक ब्रिंक पे आ चुके हैं, जहाँ पर वो टूटने की कगार पे हैं। फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होती है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। जो भी चीज़ें मुनव्वर ने पास्ट में करी थी, जो भी चीज़ें उसने स्टैंड अप कॉमेडियन के थ्रू मजाक में कर दी थी, मॉकरी में बोल दी थी, एंड ठीक है कहीं ना कहीं उसकी रियलिटी लोगों के सामने आई। 2 टाइमिंग वाली और भी बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ आए हैं नेशनल टेलीविज़न पे। सो अच्छा है कि कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिला है। अपनी गलतियाँ हैं तो भुगतेगा, बट जिन लड़कियों को वो डैमेज आए ना वो शायद इर्रिकवरेबल है। हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री निर्मल और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही मशहूर राइडर हैं। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि वो कौन है। वेलकम टू पिंक विला अनुराग डोभाल। थैंक यू सो मच गायत्री, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब तक बिग बॉस चल रहा है तब तक बढ़िया ही रहेंगे। मेरे बिग बॉस के बाद ज़्यादा बढ़िया हाल में बाहर आकर के। क्या मतलब व्हाट आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच इज मेकिंग यू से कि चीज़ें बहुत बढ़िया है? जो लोगों का प्यार मेरे को बाहर आकर के मिल रहा है ना, पहले भी लोग प्यार करते थे बट जब से मैं बाहर आया हूँ इतना प्यार। अभी जिन भाई से हम लोग बाहर भी मिल के आ रहे थे रैंडमली, ही वाज सो एक्साइटेड टू सी मी। तो इससे पहले भी लोग कहीं ना कहीं जाना करते थे मेरे को, बट जो फेस वैल्यू बिग बॉस के बाद आपको वो मिल जाती है ना, वो टीवी वैल्यू आपको मिल जाती है। एवरीवन नोज यू एंड भले हम लोग वो ट्रॉफी नहीं जीत के आ पाए ना, बट हम लोगों ने लोग कमा लिया। दिस इज़ व्हाट आई हेयर फ्रॉम पीपल। जो भी मेरे को लोग मिलते हैं बोलते हैं बाबू भाई आपने ना हमारा लाइक वी सपोर्टेड यू एंड आपने हमें जीत लिया। सो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है बिग बॉस के बाद आज की डेट पे। वी नो कि बिग बॉस में जो आपका सफ़र रहा है वो मेंटली सेटिस्फाइंग नहीं था आपके लिए, और यू हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू सेड। वो एक हर चीज़ का ना एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट होता है। तो आपने ये जो बताया वो भी प्लस पॉइंट था कि फेस वैल्यू बढ़िया, विच इज़ वेरी एप्टली सेड। बट वॉट इज़ इट दैट इट हर्ट्स अ लॉट टू यू एंड यू फील दैट पिंच इन योर हार्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं बिग बॉस में जा रहा था ना, तो मेरी फैमिली और मेरी जो टीम है उनके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी। हम लोग रात को बैठ करके बात कर रहे थे यार कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। एंड उस दिन हम लोग ना एक कॉन्वर्सेशन में थे कि यार भले हम लोग वो ट्रॉफी ना जीत करके आए ना, बट आई जस्ट वांट टू बी अ बेटर वेरिएशन ऑफ माय प्रेजेंट। मैं एक अच्छा इंसान और चीज़ें सीख करके आना चाहता हूँ। मेरी पूरी लाइफ टाइम में ना मेरे को मेरी फैमिली ने पैम्पर करके रखा है, मेरे को मेरे दोस्तों ने मेरे को एक कंफर्टेबल एंड सेफ्टी जोन में रखा था। मैंने शायद आज से पहले कभी अकेले इतनी लंबी जर्नी तय नहीं करी थी। जब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत करी थी, मेरी छोटी बहन है भव्या, आप मानोगे नहीं, मैंने उसके साथ 400 सब्सक्राइबर से अपनी जर्नी शुरू करी थी टिल 7 मिलियन टिल बिग बॉस। एक नॉर्मल मेयर से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से टीवी तक की जर्नी हम लोगों ने तय करी थी। तो मेरे को ऐसा था कि मैं एक शो करने जा रहा हूँ, बट मैं वहाँ से कुछ और चीज़ें लेके ना हो, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो पैसा हो, ये सब साइड बाय साइड वाली चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाती हैं अगर आप काम कर रहे हो। बट बिग बॉस मेरे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्टर है। मैं आपको बताया कि लाइफ में कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उन चीज़ों को कैसे ले रहे होते हो। अगर आपको एक परसेप्शन मिल जाता है कि भाई ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डाल रही है लाइफ में। मैं बहुत सारी चीज़ों से होकर के गुजरा एक्चुअली बिग बॉस में। वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल रहा है बिग बॉस के सफ़र में, बट आफ्टर ऑल व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट, मैं आज की डेट पे इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और इतनी सारी चीज़ें देख करके आ चुका हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ भी फेस करने के लिए इट्स वन मैन आर्मी शो राइट नाउ। पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। जब मैं उस घर के अंदर था तो मुझे लग रहा था यार चीज़ें बाहर क्या चल रही होंगी, मेरे फैंस को बार बार कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ड्रैग करा जा रहा था उस शो में।
सी एक चीज़ बोली गई थी उस शो के अंदर कि आपने कहीं ना कहीं ब्रो सेना का जिक्र करा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये ना बहुत इजी पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी को भी टैकल करने का कि यार तुमने भी तो ये चीज़ डिस्कस करी थी, बट मेरा हमेशा से वो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि मैंने जब अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा है तो मैंने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करा है कि हाँ मेरी एक कम्युनिटी है जो मेरे फैन बेस है। एंड आपने मेरे फैन बेस से कभी आपने मेरे मुंह से कभी ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि यार मेरे फैंस हैं मैं तो शो जीत करके ही जाऊंगा। ये आपने हमेशा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना था। मैं जब बाहर है ना तो मुझे नहीं पता लगता था कि सामने वाला बंदा क्या बात कर रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा है, बट हाँ मैंने लोगों को एक कहता हुए सुना था घर के अंदर। जब मैं बाहर आ गया था मैंने देखा लोगों की क्लिप कि यार अनुराग की तो बहुत फैन बेस है, ये है वो है। एक बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन प्राउड एंड प्राइड। आई एम प्राउड ऑफ माई ऑडियंस बिकॉज वो मैंने ना हक से कमाई है। यू नो मैंने इतने साल कहीं ना कहीं उन्हें वो कंटेंट दिया है, कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है अपनी ऑडियंस के साथ। दैट इज़ द ओनली रीज़न दे सपोर्टेड मी। आपको पता है फैन सब्सक्राइबर्स सब लोग कमा लेते हैं, बट व्हाट आई से कि मेरे पास वो परिवार है। क्या रहता है कि आप जब लाइफ में ऊपर जा रहे होते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई तूने तो ये चीज़ अचीव कर ली। जब मैं बिग बॉस में जा रहा था बहुत कम लोगों को पता था कि यार मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। मेरी बिग बॉस की जर्नी एक ऐसी गई है एंड लाइफ की हार्ट बीट रहती है वो भी ऐसी रहती है। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं। व्हाट आई फील लाइक कि जब आपकी अच्छा टाइम चल रहा होता है ना जब आपका ज़िंदगी में, तो सब आपके साथ खड़े रहते हैं, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई तूने तो अचीव कर लिया है ज़िंदगी में, हमें पहले से तेरे पे भरोसा था कि तू ये ज़िंदगी में कर लेगा। बट जब वो ज़िंदगी का डिप आता है ना तब आपको पता लगता है कि आपके असली लोग कौन हैं। लोग बात करते हैं फैंस की। मैं अपने फैंस को लेकर के जितना प्राउड हूँ कि भाई वो लोग मेरे पीक पर तो थे, वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को ना महीने का 300 रुपये से कमा करके 2 करोड़ रुपए देने तक के सफ़र में मेरे को साथ दिया। सो मेरा जब वो डिप था कहीं ना कहीं कि मैं मेंटली बहुत परेशान हो गया था, इमोशनली मैं बहुत ब्रेक डाउन हो गया था, उस डिप पे मुझे पता था कि मेरे फैंस लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब बाहर आकर के मैंने वो चीज़ देखी ना कि भाई किस लेवल पे लोग रोड पर आकर के, मुझे नहीं पता था कि मैंने इतना प्यार कमाया है लोगों का। आपको पता रहता है कि आपको फैन बेस, आपको लोग प्यार करते हैं, बट जो रिस्पेक्ट थी ना वो प्लस 100x हो गई थी। बाहर आकर के लोगों ने इतनी इज्जत दी है। आई एम प्राउड कि मैंने वो फैन बेस, वो परिवार कमा लिया जो मेरे ऊपर जाते वाले टाइम भी साथ खड़ा था, और जब मेरा ज़िंदगी में हल्का सा डिप था ना वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ा था। एंड आज की डेट पे अगेन वो एक बाउंस बैक लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है कि एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ कही जाती है कि आप ज़िंदगी में कभी ना कभी गिरोगे, बट जब भी आप ज़िंदगी में गिरो ना तो फॉल फॉरवर्ड, आप गिरो बट आप आगे गिरो। एंड दैट इज़ अ बाउंस बैक फॉर मी। द डे आई केम आउट मुझे पता लगा कि भाई क्या इज्जत और प्यार जो कमा लिया। आई एम बीइंग इमोशनल राइट नाउ बट आई फील इट दैट वे कि जितना मैं कमा करके गया था ना अंदर, उससे आज वो मेरे से 1000 गुना है बाहर। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम हैप्पी एंड स्माइलिंग अगेन। दैट्स रियली इंस्पायरिंग अनुराग। पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आई कैन सी यू वेरी इमोशनल, पूरा आपने जर्नी आपका डिस्क्राइब किया, बट बिग बॉस के पहले अनुराग ने कैसे शुरू किया अपना सफ़र यूट्यूब का? एज अ किड आप कैसे थे? हाउ वॉज योर फैमिली? आई वुड वॉन्ट टू नो, एंड द challenges that you have faced to come here. शुरू से शुरू करता हूँ इतिहास में। मैं बहुत कॉमन बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा स्कूल में टीचर थे उस टाइम पर, एंड मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग फ्रॉम UK07 उत्तराखंड, देहरादून। देहरादून में बाद में शिफ्ट हुआ। उससे पहले मैं एक्चुअली उत्तराखंड में ना 2 एरियाज़ हैं, एक पहाड़ों वाला इलाका है और एक प्लेन वाला इलाका है। सो इसे हम लोग दुर्गम और सुगम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहाड़ों में दुर्गम वो जगह होती है जहाँ पर आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बहुत मुश्किलें रहती हैं, ना ही कोई हॉस्पिटल्स, ना ही कोई रोड्स। आपको हॉस्पिटल जाने के लिए ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का ट्रैक करके जाना होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में जब व्हेन आई वाज बोर्न, मैं पहाड़ों में पैदा हुआ था। पौड़ी, चंबा ये एरियाज़ हैं, टिहरी में ये सारे ऊपर वाले एरियाज़ हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो बट ये बहुत अच्छी और सुंदर जगह है। लोग जब भी उत्तराखंड घूमने आते हैं ना तो लोगों को लगता है कि मसूरी इज़ दी ओनली प्लेस, बट आप पौड़ी, टिहरी, गढ़वाल, कुमाऊँ ये सारे एरियाज़ जब आप घूमोगे ना आपको पता लगेगा कि उत्तराखंड की असली सुंदरता क्या है। हाँ ये जगह सुंदर है, बट व्हेन आई वाज बोर्न इतनी सारी फैसिलिटीज़ उस टाइम पे यहाँ पर नहीं थी। और कमिंग फ्रॉम अ कॉमन बैकग्राउंड फैमिली, मेरे पापा स्कूल में एक टीचर थे। एंड एक्चुअली उस टाइम मेरे पापा की मंथली इनकम कुछ 1500-2000 रुपये हुआ करती थी। उस
पूरी अर्निंग से पापा पूरी फैमिली को चलाया करते थे। आई ग्रू अप, 6 साल की उम्र में मुझे पता लगा कि आई हैड ब्रेन ट्यूमर। मुझे उस टाइम का इतना कुछ याद नहीं है, बट पापा और स्टोरीज़ बता दें कि जब एक रात की बात है कि हम लोग सब सो रखे थे एंड मेरे मुंह से झाग आना शुरू हो गया था। सो नॉर्मली सब लोग फैमिली एक बेड पर सो रखे थे, और उस टाइम पर जब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ ना, सो जब आप पहाड़ों वाले एरियाज़ में रहते हो, लोगों को लगता है कि यार इस पे भूत लग गया, कहीं ना कहीं ये छल गया। एक कहावत रहती है कि आप पहाड़ों में आप छल जाते हो। उस टाइम पे जब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ ना, तो किसी को आइडिया नहीं था कि व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम घर वालों को भी लगा कि यार हम पहाड़ों में तो भूत प्रेत होते हैं, छलना, ये सारी चीज़ें होती है। मेरी जब इट्स काइंड ऑफ एन इमोशनल स्टोरी कि पापा जब भी मेरे को स्टोरी के बारे में बताते ना, मेरे को हमेशा वो गूज़बम्प आ जाते हैं बताते हुए कि जब मेरे मुंह से वो झाग आ रहा था ना, तो पापा ने मेरे को उठाया, पापा ने मम्मा को बोला कि यार इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, कि देख इसे क्या हो गया करके। आसपास के लोग इकट्ठे हुए मोहल्ले के कि भाई आपके लड़के को क्या हो गया। सब लोगों ने कहा यार इसे किसी के पास लेकर के जाओ, दिखाओ कि यार इसकी तबीयत ख़राब नहीं हो रही है, बस इसे किसी के पास दिखा दो कि जो ये छल गया हम इसे उतार देते हैं। बट मेरे पापा को उस टाइम पे ही मेड अ मैच्योर डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर उन्हें लगा कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई है। तो मैं आपको ये दुर्गम वाले एरियाज़ के बारे में बता रहा था ना, पापा ने ऑलमोस्ट मेरे को 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करके मेरे को वो वाली सिचुएशन तक लेकर के आए, जहाँ से उन्हें एक 4-व्हीलर मिल सके ताकि वो देहरादून हॉस्पिटल तक आ सकें। सो आप समझो कि मैं उस टाइम पे बेहोश था, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पापा ने मेरे को अपने कंधे पे लटका करके वो 4 किलोमीटर का एरिया, जहाँ पर पहाड़ी एरियाज़ में बाघों का डर रहता है, रात को जंगली जानवर का डर रहता है, तो पापा मेरे को कंधे पे डाल करके ऑलमोस्ट वो 4-5 घंटे का जो ट्रैक था वो अकेले ट्रैवल कर रहे थे। एंड उनके दिमाग में केवल यही चीज़ चल रही थी यार कि क्या मेरा बेटा सही भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आई रिमेंबर जब वो 4-5 घंटे का ट्रैक करके पापा नीचे आए, तो पापा को एक 4-व्हीलर वाला बंदा मिला, उसने पापा को हेल्प आउट करने के लिए कहा। और पहाड़ों के एरियाज़ में रात के ऑलमोस्ट 2-3 बज होंगे। उस पॉइंट पर मैं बोलता हूँ महादेव जी की कृपा है कि बचपन से कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को हर एक पॉइंट पे बचाया है। 6 साल की उम्र से लेकर के 27 साल तक महादेव जी की कृपा रही है कि सब कुछ अच्छा होता हुआ आया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक रैंडम बंदा मिल गया, उसने कहा भैजी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एंड उन्होंने वो गाड़ी बुक करी, वो मुझे देहरादून आई रिमेंबर वो मुझे देहरादून हॉस्पिटल लेकर के आ रहे थे। बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उन्होंने बीच में ना किसी एक नॉर्मल डॉक्टर के पास मेरे को लेकर के गए, एंड वो डॉक्टर इतना स्पेशलाइज नहीं था, तो उसने मेरे को चेक करा। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस डॉक्टर ने पापा को ये कहा कि ही इज़ अ डेड बॉडी, ही इज़ नो मोर। सो किसी माँ बाप के लिए ना सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है सुनने के लिए, यही चीज़ होती है कि भाई वो अपनी औलाद को मरा हुआ नहीं देख सकते उनके सामने, राइट। एंड जब आपको एक डॉक्टर जिस पे आपको एक भरोसा होता है कि भाई यही एक अकेला इंसान है, जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो हम एक डॉक्टर को एक भगवान जैसा मानते हैं कि भाई इसका एक एक स्टेटमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो बोलते हैं कि यार आप अच्छे हो, आप सर्वाइव कर जाओगे, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमें दवाइयों पे विश्वास नहीं रहता है, हमें उस डॉक्टर के स्टेटमेंट पे रहता है। दवाइयाँ तो एक मियर अजम्पशन है कि भाई इसको खा करके कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट जब वो डॉक्टर बोल देता है ना कि आप सर्वाइव कर जाओगे, आप अच्छे हो, आपकी हेल्थ कंडीशन सही है, तो आप मेंटली बहुत फिट रहते हो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब डॉक्टर ने पापा को ये बोल दिया था ना ही इज़ मेरे लिए डेड बॉडी, सो मेरे पापा पे क्या बीती होगी। फिर भी मेरे पापा ने कहीं ना कहीं हार नहीं मानी। पापा रास्ते में थे, पापा ने कहा यार मैं कहीं ना कहीं एक अच्छा हॉस्पिटल में दिखाता हूँ। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ना पापा मेरे को बताते हैं कि मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये है कि मैं तेरी मम्मी को क्या बताता कि मैं एक डेड बॉडी लेकर के घूम रहा हूँ रास्ते में। पापा ने वो 8-10 घंटे का ट्रैवल फिर से ट्रैवल करा, और फिर वो मेरे को देहरादून हॉस्पिटल लेकर के आए। उस हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, एंड उस टाइम मेरी पल्स बहुत वीक चल रही थी। बट जब पापा ने उस डॉक्टर को दिखाया ना कि यार ये मेरा बेटा, इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, डॉक्टर ने कहा ही इज़ लो ऑन पल्स बट ही स्टिल अलाइव। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पापा की जान में जान आई। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मैंने 14 साल तक दवाइयों पे रहा हूँ। मैंने 14 साल तक अपनी पूरे बचपन मैंने दवाइयों पे बिताया। सो मेरे को ब्रेन ट्यूमर था, तो उसके कारण कहीं ना कहीं मेरे को फिट्स आते थे। मैं वो लड़का था, मम्मा बोलती थी कि यार ये वो लड़का है हमारा जो कभी ज़िंदगी में सीधा भी चल पाएगा। आज मैं सुपर बाइक चलाता तो मेरे को मम्मी ये बोलती कि बचपन में तू सीधा नहीं चल पाता था, आज जब तू सुपर बाइक चलाता ना तो यू हैव कम अ लॉन्ग वे अलॉन्ग। ये तो बचपन की कहानी थी।
बहुत कुछ सफ़र करा है स्कूल टाइम में भी। आई वॉज नॉट फिज़िकली फिट क्योंकि दवाइयों पे था, तो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता था, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता था क्योंकि आई वॉज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम एवरीथिंग। बट 14 साल दवाई कंप्लीट करने के बाद जब सब कुछ अच्छा होने लगा, तो मेरे पापा टीचर थे, तो मेरे को यह था यार मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, मेरे को ना इनके जैसा इंसान बनना है। हम लोग उसके बाद देहरादून शिफ्ट हो गए। आई गेस 2004-05 में हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद मेरी स्कूलिंग देहरादून से भी। एंड जस्ट टू टेल यू दैट 10th में आई वॉज दी स्कूल टॉपर विद 99 परसेंटाइल। 12th में आई वॉज अगेन स्कूल टॉपर विद 98 परसेंटाइल। कॉलेज हुआ, तो जैसे ही मैं स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में आया ना, तो मेरे को ये था यार मेरे को पापा की तरह एक टीचर बनना है। सो टॉकिंग अबाउट एजुकेशन पार्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MCOM, MA इकोनॉमिक्स एंड BEd। मैंने MBA करने का भी सोचा था, बट तब तक लाइक बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई थी। इसी टाइम पीरियड में आई स्टार्टेड यूट्यूब ऑल्सो। मेरे को ट्रैवल करके लोगों को ना दुनिया दिखानी है। तो मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि यार व्हाट इज़ व्लॉगिंग। मैं अपने फ़ोन को लेकर के नॉर्मल रैंडम वीडियो शूट करने लग जाता था, इधर उधर जाता था, तो मैं बोलता था यार हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये देखो ये चीज़ें हो रही हैं। और उस टाइम मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि इसे व्लॉगिंग बोलते हैं। व्लॉगिंग का एक सेपरेट सेगमेंट होता है जिसे हम लोग मोटो व्लॉगिंग बोलते हैं। तो मोटो व्लॉगिंग में क्या होता है, हम सब लोग हेलमेट्स पहनते हैं, राइट। बट जब हेलमेट के आगे आप एक कैमरा माउंट करके घूमते हो और आप उसके POV से लोगों को बताते हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, सो इट्स योर POV। हम लोग, मैं अगर बाइक पर चल रहा हूँ तो जो भी चीज़ें आप अपने अपने POV से देख रहे हो वही POV लोगों को दिखाई देते हैं। तो दैट इज मोटो व्लॉगिंग। फिर बाहर के बहुत सारे क्रिएटर्स थे, आई सॉ देम एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग एंड स्टार्टेड कंज्यूमिंग देयर कंटेंट। तो मुझे पता लगा इसे मोटो व्लॉगिंग बोलते हैं। 2018 में आई मेड माई चैनल। जब उस टाइम चैनल शुरू करा तो पता ही नहीं था भाई क्या करना है, कैसे करना है, बट कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड दैट मोटो व्लॉगिंग वाला फेज। 2018 में आई स्टार्टेड, 19-20 तक थोड़ा थोड़ा ऑडियंस मिलना शुरू हुआ। एंड उस पॉइंट पर मैं इतना रेगुलर नहीं था क्योंकि मैं अपनी स्कूलिंग भी कर रहा था, क्योंकि मैं उस पॉइंट पर कॉलेज भी कर रहा था। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने एक इंस्टीट्यूट भी खोला। मेरे को था यार अब कॉलेज में आ गया हूँ तो कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा। आपको बता दो, मैं मेरी पहली अर्निंग ज़िंदगी की, आप गेस करो कितने की हुई होगी पहली अर्निंग, गेस करो आप कितने की हुई होगी। मंथली 5,000। मेरी पहली मंथली अर्निंग 300 रुपये की थी। मैंने एक होम ट्यूशन देना शुरू करा था, तो मंथली मेरा पहली कमाई, आई नो, वो 300 रुपये के 100 के 3 नोट थे। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना मैं एक बच्चा था, मतलब 1st-2nd क्लास का बच्चा था, आई डोंट रिमेंबर, बट वो बहुत लोअर क्लास में ही था। तो मैं उसको घर में ट्यूशन पढ़ाने जाता था। तो उसकी मम्मी ने मेरे को 1 महीना ट्यूशन पढ़ाने के बाद 300 रुपये दिए थे। मुझे याद है मैं पैदल जाया करता था उनके घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए। जब मैं वो 300 रुपये कमा करके मम्मा को दिया ना, तो मेरी मम्मी इतनी प्राउड थी कि यार मेरे लड़के ने कुछ, आपको पता है लाइक एक लड़का जब एक पहली कमाई कमाता है तो उसकी फैमिली के लिए कितनी, उसकी मम्मी के लिए स्पेशली, पापा को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट मम्मा के लिए उसके बेटे की पहली कमाई ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक लड़के का भी यही सपना रहता है कि यार वो अपनी माँ को पहली कमाई से या तो साड़ी दिला सके या फिर कुछ बड़ा ही कर सके। उस टाइम 300 रुपये में इतनी औकात नहीं थी कि एक साड़ी गिफ्ट कर सकता है या कुछ बड़ा ही कर पाता। बट मैं वो 300 रुपये ला करके ना मम्मा के पास दे दिया। मैंने कहा मम्मा मेरी ये पहली कमाई है। तो मम्मा ने वो 300 रुपये ना पूजा में रख दिया कि यार थैंक यू भगवान जी, मेरे लड़के ने पहली बारी कुछ कमाया है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट मैंने इंस्टीट्यूट खोला आने वाले 1 साल में। एंड उसके बाद आई वॉज रियली गुड एट टीचिंग। सो मैंने 300 रुपये से स्टार्ट करके अगले साल महीने का एनुअल बैच लाइक 40-50 हज़ार रुपये खींचा। फिर एनुअल इनकम भी अच्छी होना शुरू हो गई। धीरे धीरे करके मैं अपना कॉलेज भी कर रहा था, अपना इंस्टीट्यूट भी चला रहा था। और इसी टाइम पे ना मेरे को एक स्कूल में जॉब भी मिल गई थी पढ़ाने की। तो अच्छा खासा मैं 1-1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा था। बट देन यू ऑल नो द लॉकडाउन केम, जो कोविड वाली वेव आई उसमें लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के लगते ही सबसे पहली चीज़ मेरी जॉब चली गई। उसके बाद जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था वो भी चला गया, जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था वो भी चला गया। तो मैंने ना अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लेकर के मैं स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाता था। उसके बाद दिन में मैं कॉलेज का एक लेक्चर पढ़ाने जाता था और शाम को आते हुए मेरे ट्यूशन्स बैचेस शुरू हो जाते थे। तो रात के 9-10 बजे तक मैं फुल ऑक्यूपाइड रहता था। बट जब वो लॉकडाउन हिट हुआ ना, उस लॉकडाउन के पीरियड में सब कुछ ख़त्म हो गया। स्कूल से जॉब चली गई, कॉलेज भी बंद हो गया, लोगों ने अपने बच्चे भेजना बंद कर दिए, ट्यूशन पॉइंट होने लगा कि यार बिकॉज सेफ्टी इंपॉर्टेंट थी। तो सब कुछ फुल लॉकडाउन। जहाँ मैं महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा था, मेरी अर्निंग एकदम ज़ीरो, कुछ भी नहीं। आप सोचो आप महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हो
और आप कुछ उसके बाद यू कम टू अ पॉइंट जहाँ पर आपके पास कुछ है ही नहीं कमाने का। एंड रिसेंटली उस फेज़ में हर एक लड़के का ड्रीम रहता है कि वो एक बाइक खरीदे, जिसे हम KTM बोलते हैं। सबको पता होगा, स्कूल टाइम में मैं रहता था भाई KTM खरीद ली तो तुम कॉलेज के स्टड बॉय बन जाओगे। तो रिसेंटली मैंने बाइक भी खरीदी थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह था कि बाइक खरीद करके अकाउंट में कुछ बचे होंगे 50-60 हज़ार रुपये। मुझे पता है कि मैंने वो 3 महीने का लॉकडाउन था सबसे पहला इनिशियल, वो 3 महीने में मैंने 50-60 हज़ार रुपये में कैसे चलाया। एंड उस पॉइंट पर ये हो गया था यार कि अब कहीं ना कहीं अर्निंग तो एक पॉइंट पे ख़त्म हो ही जाएगी, इसके बाद क्या करना है। एंड उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर फिर मैंने यूट्यूब अपना शुरू करा। अब ये नया साल है तो अब देखते हैं इस साल कहाँ टच कर पाते, बट दिस वॉज दी होल जर्नी एक स्मॉल पैकेट में। And you're getting the fruit of it. You just bought a car. Please talk about it. It's the talk of the town on social media. So, मैं आपको बताया ना, उस टाइम जब स्कूल में थे तो KTM एक सपना रहती थी कि भाई बाइक हो तो ऐसी और कार हो तो Lamborghini. So Lamborghini was always my dream कि ये कार लेनी है भाई ज़िंदगी में, बट उतने पैसे नहीं थे कि भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पर करोड़ों की बात कर रहे हैं एंड बहुत मुश्किल और लंबा सफ़र रहा है। आज लोगों को दिख रहा है कि भाई इस लड़के ने Lamborghini ले लिया, बट कितनी रातें नहीं सोया हूँ मैंने, कितना सब कुछ सैक्रिफाइस करा है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस Lamborghini को नहीं खरीद रहा हूँ, मेरे लोगों के कारण आज मैं इतना काबिल हो पाया हूँ कि मैं उस गाड़ी को अफोर्ड कर पा रहा हूँ। एंड Lamborghini इज़ नॉट ओनली द व्हीकल जो मैं खरीद रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी सुपर बाइक, सुपर कार्स हैं। वी इम्पोर्टेड अ सुपरा फ्रॉम दुबई। वी हैव एवरी सेगमेंट। सुपर बाइक्स आप कोई भी बात करोगे, वी हैव एवरी बाइक। आप जो भी ड्रीम बाइक बोलोगे, हायाबुसा, BMW, एनीथिंग, डुकाटी, पैनिगाले, V4S, एनी बाइक सुपर सेगमेंट की, यू नेम इट, वी हैव इट। बट एक सुपर कार के सेगमेंट में Lamborghini एक हर बंदे का ड्रीम होता है कि भाई अगर सुपर कार की बात कर रहे हो तो Lamborghini एक ऐसी चीज़, हम म्यूजिक वीडियो में देखा करते हैं ना बचपन में कि भाई देखो उस म्यूजिक वीडियो में Lamborghini है, ब्रो क्या क्रेजी गाड़ी है। सो we just bought the Lamborghini Huracan LP 580 एंड की डिलीवरी के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताते हुए कि इट्स लाइक ड्रीम, सपना पूरा हो रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड। अभी बस फटफट जा करके गियर शिफ्ट करके हाईवे पे 200 की स्पीड में हवा से बातें करूँगा, मुझे ना पुकारो, सिटी टू सिटी में फैंस है मेरे, खत भेजे मुझे ये फैंस हज़ारों, वो वाली बात होने वाली कि कल I'm going to get my dream car tomorrow. Congratulations again. Thank you so much. Congratulations. Go back to Big Boss. Big Boss में अभी are you following the show? What is your point of view? Who do you think is going to win? Yeah, your perspective. मैं शो इतना फॉलो नहीं कर पा रहा बिकॉज जब से मैं बाहर आया हूँ तब से बहुत सारी चीज़ें खुद की ज़िंदगी में भी चल रही हैं। ट्विटर पे देख लेता हूँ क्या चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा मेस हो चुका है लोगों की पर्सनल लाइफ को लेकर के भी। A lot of celebrities have tweeted that getting personal information on the show is something that shouldn't have been done. Rather, game पर focus होना चाहिए था, पर ये vice versa हो रहा है. So what's your opinion on that? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, एक पॉइंट के लिए, एक एपिसोड के लिए ठीक है कि चीज़ें पर्सनल बाहर आ गई, बट उसको इतना लंबा ड्रैग करना यार, कहीं ना कहीं गेम पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग अंदर थे तो मुझे लग रहा था कि यार चलो मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट सामने वाले पे भी बहुत सारी चीज़ें गुजर रही हैं। बट ये एक रियलिटी शो था, बिग बॉस वाज ऑलवेज अ रियलिटी शो। लोगों का विश्वास था इस शो पर कि भाई जो घर के अंदर चल रहा है उसी के बारे में बात होनी चाहिए, वही तो गेम था। आज तक हम लोग 16 सीजन देखते हुए आए हम लोग बिग बॉस का, सबको ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार वो बिग बॉस घर के अंदर का गेम था। बट अभी चीज़ें इतनी मेजर हो चुकी हैं, भयंकर, कि घर के अंदर की कुछ बात ही नहीं हो रही है। पर्सनल लाइफ ड्रैग मेस्ड अप ब्रो, करियर ख़त्म, चीज़ें मतलब इतनी बुरी हो चुकी हैं किसी के लिए कि सब कुछ ख़राब हो गया, पर्सनल लाइफ ड्रैग। हमें मानता हूँ इंसान ने गलतियाँ करी हैं, बट उस चीज़ को इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट करना, लोगों के जो शादी वाले रिश्ते थे ना वो एक ब्रिंक पे आ चुके हैं, जहाँ पर वो टूटने की कगार पे हैं। फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होती है एंड पवित्र रिश्ते में एक अपवित्र वाला सीन आ जाता है कि भाई कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, आपकी शादी एक स्टेक पर आ जाती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, शो से भी बड़ी चीज़ है मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लाइफ। सो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ देम। होप चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएं, जो भी चीज़ें चल रही हैं। आई गेस बिग बॉस वो शो नहीं था जो लोगों को इस तरीके से देखना था। हम लोगों ने 16 सीजन देखे हैं यार, हम लोगों ने लोगों के ऑर्गेनिक लव एंगल बनते हुए देखे हैं, एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप देखे हैं। बट अभी ना चीज़ें ना बहुत थोपी जा रही हैं,
कि भाई तुम ये एंगल दिखाओ, तुम ये चीज़ें करो, एक लव एंगल दो। लोग, जनता बहुत मैच्योर है यार, लोगों को समझ में आता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। वो है ना कि जनता को सब पता रहता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं जब अंदर था घर के तो मुझे लगता था यार शायद वो मैसेज शो वाले नहीं पहुंचा पा रहे हैं, एंड मैं बाहर के भी देखा बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई शो वालों ने, बट द मोमेंट आई केम आउट, मैं आपको बता रहा हूँ ये 20-30 मिनट का इंटरव्यू होगा, जितने का भी होगा, आपको लगता है कि मैं अगर 30 मिनट में आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी एक स्टोरी बता पा रहा हूँ और आपके दिमाग में एक नैरेटिव है, तो वो 3 महीने मैंने वो चीज़ नहीं बोली होगी, मेरे पास 3 महीने थे, बट मैं बाहर आकर के देखा कि मेरे को उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी दिखाया ही नहीं गया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल मीडिया फर्टर्निटीज़ जिन्होंने द मोमेंट आई केम आउट, आपको पता है एक मीडिया पे ना लोगों को बहुत विश्वास होता है, स्पेशली मीडिया ना एक बेस है, एक ट्रस्ट बेस है भारत की जनता का कि भाई मीडिया ही वो चीज़ है जिससे सच सामने आता है। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरी मीडिया फर्टर्निटी जिन्होंने वो पॉइंट पुट आउट करा, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए था। अब कमेंट सेक्शन में मैं लोगों को देखता हूँ कि वी फाउंड द रियल जेम, वी हैव अ डिजर्विंग विनर। इट्स नॉट अबाउट विनिंग द शो। मैं वहाँ पर जैसा अंदर गया था, जो अनुराग डोभाल में बाहर था ना, लोगों ने मेरी पूरी जर्नी देखी है, मैं वही अनुराग डोभाल अंदर था। मैं उस कैमरे के लिए कुछ फेक आउट नहीं करना चाहता था, बिकॉज मेरे को पता था यार ये रियलिटी शो है, राइट? तो यू हैव टू बी रियल। मैं कैमरे के सामने कोई फेक इमोशन नहीं करा मैंने आज तक, एंड भले वो चीज़ नहीं दिखाई गई ना, बट जब मैं बाहर आया तो लोगों को वो दिखा कि भाई ये इंसान जो है वो है, और मैं वही हूँ जो है, डंके की चोट पे वैसे ही है भाई। हम ना किसी के सामने गलत चीज़ पर झुकने वाले हैं या हम लोग चेंज होने वाले हैं। तो जो अनुराग डोभाल में पहले था वही मैं शो में था, और आज मैं वही बाहर हूँ, एंड मुझे लोगों के लिए पहले भी प्यार मिल रहा था, आज भी प्यार मिल रहा है और फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। सो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही के साथ ये ट्रीटमेंट क्यों हुई है? मेरे साथ भी नहीं, और खानजादी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ हुई हैं। खानजादी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से शायद नहीं हुई जैसे वो कर सकती थी, उसमें बहुत पोटेंशियल था, बट कहीं ना कहीं वो भी डीमोटिवेट हो गई शो के अंदर। एंड आपको पता है मैं भी एक पॉइंट पे आपकी हालत ख़राब हो जाती है शो के अंदर, जब आपकी चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं चल रही होती है, आपके दिमाग में बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं थे उस टाइम, एंड मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख खानजादी, हम लोग इतना लंबा सफ़र तय करते हुए आ गए, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करते हुए आ गए, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट करा यार, पूरे घर वालों ने भी मेरे को सपोर्ट करा, बट खानजादी और मेरा जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था ना, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट करा एक दूसरे को इमोशनली। स्पेशली मेरा खानजादी से इसलिए ज़्यादा कनेक्ट था बिकॉज शी वॉज फ्रॉम असम, अखौम से मेरे को बहुत प्यार मिला है। सो मेरे लिए वो रिस्पेक्ट है अखौम के लिए, मेरे लिए वो रिस्पेक्ट है अखौम के हर एक इंसान के लिए, तो स्पेशली मेरे को उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने कहा यार ये लड़की अभी बुरी सिचुएशन में भी है, थोड़ा सा लो फील कर रही है, तो आई विल स्टैंड बाय हर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, मनारा यू क्राइड, जाते जाते आपने बोला मनारा का ध्यान रखना। हाँ, तो मेरे एंड से हमेशा रिश्ते रियल थे यार। मैंने हमेशा दोस्त वो नहीं होते जो आपके जो आपके सही में आपको सही बता रहे हैं, बट दोस्त आपके असली वही होते हैं जो आपके गलत में आपको गलत बता सके। मैंने हमेशा अपने, अगर मेरे 2 दोस्त अच्छे रहे, खानजादी और एक मनारा, सो मैंने उनसे भी लड़ाई करी है शो के अंदर, उनको बताने के लिए कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा गलत सिस्टम हो रहा है और अपना सिस्टम करेक्ट करो। एंड दैट इज़ वॉट आज भी खानजादी और मेरी फ्रेंडशिप, मेरी बात हुई थी उससे फ़ोन कॉल पे, मैं आई फेल्ट हैप्पी विद हर कि भाई मैं कहा देख खानजादी, दोनों बाहर आ गए, एंड ये फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड हम लोग आगे तक लेकर के जाएंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप, एंड ऑडियंस को बहुत मजा आएगा दोनों को साथ में देख करके। वील टेक दिस लास्ट क्वेश्चन। वी सीन कि आपका और मुनव्वर फारूकी का जो इक्वेशन था वो कभी फ्रेंडशिप में डेवलप नहीं हुआ, आप लोग हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हो। तो एज अ कंटेस्टेंट, एज एन एक्स कंटेस्टेंट, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट हिम? आपको ना एक बिलीफ होता है, आपके एक सेंटिमेंट्स होते हैं, जब आपके वो सेंटिमेंट्स और बिलीफ कोई हर्ट करता है ना, तो आप कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाते हो। सो शो से पहले भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरे को पता था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। जो भी चीज़ें मुनव्वर ने पास्ट में करी थी, जो भी चीज़ें उसने स्टैंड अप कॉमेडियन के थ्रू मजाक में कर दी थी, मॉकरी में बोल दी थी, तो वो चीज़ें मेरे लिए, मुझे वो सेंटिमेंट्स हर्ट थे भाई। तो दोस्त हम कभी नहीं हो सकते थे शो के अंदर। मैं जस्ट एक शो के लिए दोस्त नहीं बनना चाहता था यार। आई थिंक उस इंसान ने गलतियाँ करी हैं, एंड वो गलतियाँ, कर्मा एक बहुत बड़ा शब्द है, मेरे हाथ में टाटू भी है कर्मा का। सो व्हाट आई फील लाइक, आप जैसे कर्म करोगे ना, आपको इसी लाइफ में भुगत के जाना है। आपको लगता है कि यार मैं कर देता हूँ और ये छुप जाएगा। सो जो
जो भी चीज़ें जो गलतियाँ उसने करी हैं वो फेस कर रहा है, बट उसका जो इम्पैक्ट है ना वो उन लोगों पे गिर रहा है जो इस शो का हिस्सा भी नहीं है। स्पेशली बीइंग अ गर्ल, यू नो, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एक लड़की को करके। एक लड़के पे तो फिर भी एक ठीक है कि वो झेल ही लेगा, बट उस लड़के के कारण बहुत सारी लड़कियों पे सवाल उठे, उनके फ्यूचर पे सवाल उठे, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठे, और उनको अननेसेसरी का वो सारी चीज़ें रिपोकशंस झेलने पड़ रहे हैं। सो व्हाट आई फील लाइक कि ही शुड हैव रिस्पेक्टेड, एक लड़की का मर्यादा उसे मेंटेन करके चलना चाहिए था कि नेशनल टेलीविजन में वो किसको मेंशन कर रहा है, किन लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। बट आफ्टर ऑल व्हाट आई फील लाइक ही इज़ अ फेक गाय। एंड ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी रियलिटी लोगों के सामने आई, 2 टाइमिंग वाली, और भी बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ आए हैं नेशनल टेलीविजन पे। सो अच्छा है कि कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिला है, लोगों के सामने वो रियलिटी आई है, लोगों को पता लगे कि हाँ भाई ऐसे भी लोग हैं जो ये 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे लड़कियों के जिन्होंने आकर के क्लेम करा है कि भाई वो एक ऐसा लड़का है जो हमारी जो शब्दों के साथ नहीं लड़कियों की फीलिंग के साथ भी खेलता है। तो बीइंग अ वुमेनाइजर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड व्हाट आई फील लाइक कि अपनी गलतियाँ हैं तो भुगतेगा, बट जिन लड़कियों पे वो डैमेज आया ना वो शायद इररिकवरेबल है, एंड वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। दैट्स ऑल। So, please say some words about your track, the new track that you have released, and it's receiving a lot of love. I've been reading comments about it. So, please tell how does it feel to do that? सो हम लोगों ने एक डिस ट्रैक रिलीज़ करा था, और गाने का नाम था पे बैक। पे बैक इज, यू नो, जो जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने सहा, जितने भी फेजेस से हम लोग गुजर के गए, मैं गया, मेरी फैन बेस गया, ब्रोसीना गई, उस गाने के थ्रू, यू नो, वी वांटेड टू रिप्लाई टू एवरीवन, नॉट ओनली टू बिग बॉस बट टू एवरीवन, जिन लोगों ने हमारे, यू नो, हमारे ग्रोथ पे क्वेश्चन करा कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। पे बैक वॉज द थिंग कि जहाँ पर हम लोगों ने उन्हें एक रिप्लाई दिया कि भाई तुम बोलते रह गए, तुमसे ना हो पाएगा, और हमने वो करके दिखा दिया। एक लाइन है पे बैक गाने की कि नाम से चलता चूल्हा तेरा टाइटल में एक्सपोज लगा दो। सो तुम्हारा घर केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम हमारा नाम यूज़ कर रहे हो, एंड यू नो इट्स नॉट अबाउट फॉर मी ओनली, इट्स नॉट अबाउट फॉर मी ओनली। बहुत सारे लोग हैं, नो, बहुत सारे क्रिएटर है जो करने की कोशिश करते हैं, बट वो इस पॉइंट पर पीछे हट जाते हैं कि यार कि बाकी लोगों ने क्या कहेंगे। जब भी आप कुछ करने जा रहे होते हैं ना सोसाइटी में, तो सोसाइटी में से बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, मजाक बनाते हैं, एंड सब लोग कहीं ना कहीं उस पॉइंट से जाते हैं। बट पे बैक एक ऐसा गाना है जो ये बताता है कि भाई तुम बोलते रह गए और मैंने करके दिखा दिया। So it was a diss track to Big Boss, to everyone who mocked us, to the people who didn't supported us. सबसे बड़ी जीत पता क्या होती है आपकी ज़िंदगी में? जब जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं ना, आप और उन्हें कन्वर्ट कर लेते हो उन लोगों में जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो सबसे बड़ी जीत होती है। फैंस हो ना, इट्स ओके, फैंस तो जो लोग मेरे से प्यार करते हैं वो लोग प्यार करेंगे, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन लोगों को कन्वर्ट कर लिया जो लोग शायद मेरे को नहीं अच्छा पसंद करते थे। आज की डेट पे आई कन्वर्टेड देम टू माई, यू नो, कि भाई लोग लिखते हैं कि आई एम नॉट हिज फैन बट आई सपोर्ट हिम। सो दैट वाज द बिग अचीवमेंट फॉर मी। You won their hearts. I won them. Yes. Okay. Thank you so much for talking to us, Anurag. And I wish you all the very best in whatever you do. Thank you so much. So Himlo ji, this is your Babu Bhaiya and you're watching me on Pink Villa. बहुत interesting conversation हुई हमारी. Go watch them and subscribe, like, share now.